बाहर ढोल की तेज आवाजें और लोगों का हुड्डंग गूंज रहा था, पर इस अंधेरे कमरे में सिर्फ एक ही आवाज थी। वो थी मेरे पति के दोस्त बिल्लू की भारी और गंदी सांसों की आवाज। मेरे कपड़े कीचड़ और लाल गुलाल से पूरी तरह लथपथ थे। मेरी सूती साड़ी भीग कर मेरे बदन से चिपक गई थी। बिल्लू की लाल आंखें मुझे किसी भूखे जानवर की तरह घूर रही थीं। उसने अपने खुरदरे और पसीने से भरे हाथ मेरी कमर पर रख दिए। उसे लग रहा था कि मैं भांग के नशे में पूरी तरह बेसुध हूं। उसे लगा कि आज वो इस बंद कमरे में मेरी आबरू को मिट्टी में मिला देगा। हाँ, आप जो सोच रहे हैं, हालात बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे। पर उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि जिस शिकार को वो इतनी आसानी से दबोच रहा था, वो कोई शिकार नहीं था। वो एक बिछाया हुआ जाल था और उस जाल की मास्टरमाइंड मैं खुद थी। पर इस अंधेरे गोदाम तक पहुंचने का खेल इतना सीधा नहीं था। इसकी शुरुआत तो आज सुबह ही हो गई थी, जब मेरे ही घर के लोगों ने मेरे खिलाफ एक बहुत घिनौनी चाल चली थी। मेरा नाम रूपा है, उम्र यही कोई 29 साल। मैं इस गांव के सबसे बड़े घर यानी सरपंच की हवेली की बड़ी बहू हूं। मेरे पति रमेश यूं तो गांव के रुतबे वाले आदमी हैं, पर उनकी दुनिया सिर्फ शराब, ताश के पत्तों और अपने आवारा दोस्तों तक ही सीमित है। शादी के इतने सालों में उन्होंने मुझे हवेली की एक सजावट की चीज से ज्यादा कुछ नहीं समझा। दिन भर हवेली का काम करो, नौकरों को संभालो और रात को चुपचाप एक कोने में सो जाओ। यही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। पर मेरी इस नीरस जिंदगी में आग लगाने का काम करती थी मेरी ननद सुमन। सुमन की उम्र 25 साल थी, पर उसके दिमाग में जहर 50 साल की उम्र जितना भरा था। वो हमेशा से मुझसे जलती थी। उसे लगता था कि मेरे आने से हवेली पर उसका हक कम हो गया है। मेरे ससुर के मरने के बाद सारी जमीन और हवेली मेरे पति के नाम हो गई थी, और चूंकि मेरे पति को घर के मामलों से कोई मतलब नहीं था, तो सारी चाबियां मेरे पास रहती थीं। यही बात सुमन को दिन रात कांटे की तरह चुभती थी। वो किसी भी तरह मुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहती थी। आज गांव की होली थी। सुबह से ही हवेली के बाहर तमाशा शुरू हो गया था। गांव के मर्द भांग और शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। औरतों ने भी घर के आंगनों में रंग खेलना शुरू कर दिया था। मैं रसोई में खड़ी सबके लिए मालपुए और गुजिया तल रही थी। चूल्हे की गर्मी और बाहर की उमस से मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी मैंने देखा कि मेरा पति रमेश सुबह सुबह ही नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। अब हवेली में सिर्फ मैं, सुमन और बाहर आंगन में गांव वालों की भीड़ थी। मैं रसोई का काम खत्म करके हाथ धोने के लिए घर के पिछले हिस्से में गई। पीछे एक पुरानी छत थी जहां लकड़ियां रखी रहती थीं। तभी मुझे छत के ऊपर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मैंने ध्यान से सुना। वो सुमन की आवाज थी और उसके साथ कोई आदमी बात कर रहा था। मैं दबे पांव सीढ़ियों के पास गई और छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। सुमन कह रही थी, देख बिल्लू, आज मौका बहुत अच्छा है। भैया तो शाम तक होश में नहीं आएंगे। तुझे बस इतना करना है कि आज रूपा को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाना है। बिल्लू की आवाज आई। बिल्लू मेरे पति का सबसे खास दोस्त था। वो एक नंबर का आवारा, जुआरी और औरतों पर गंदी नजर रखने वाला आदमी था। बिल्लू हंसा और बोला, अरे सुमन, तू चिंता क्यों करती है? तेरी भाभी पर तो मेरी नजर बहुत पहले से है। बस वो हमेशा घमंड में रहती है। आज उसका सारा घमंड मैं निकाल दूंगा। सुमन ने बहुत ही नीच आवाज में कहा, आज मैं खुद अपने हाथों से ठंडाई में भांग का पूरा गोला मिलाकर उसे पिलाऊंगी। तू बस तैयार रहना। जैसे ही उस पर नशा चढ़ेगा, तू उसे पीछे वाले पुराने गोदाम में ले जाना। मैं आधा घंटा रुककर गांव के सरपंच और 4-5 औरतों को लेकर सीधे गोदाम का दरवाजा खुलवाऊंगी।
सब उसे तेरे साथ रंगे हाथों पकड़ लेंगे। भैया को जब पता चलेगा तो वो उसे उसी वक्त घर से निकाल देंगे और फिर ये पूरी हवेली और जमीन मेरी हो जाएगी और बदले में मैं तेरा वो पुराना जुए का सारा कर्जा माफ करवा दूंगी। उनकी ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी अपनी ननद एक जमीन के टुकड़े के लिए मेरी इज्जत का सौदा कर रही थी, एक पराये और गंदे आदमी के हाथों मुझे नोचने के लिए दे रही थी। मेरे अंदर का खून खौलने लगा। मेरा मन किया कि अभी ऊपर जाकर सुमन के बाल पकड़ लूं, पर मैंने खुद को रोका। मुझसे में आकर तमाशा करने से कुछ नहीं होता। गांव वाले सुमन की ही बात मानते, क्योंकि वो इस घर की बेटी थी और मैं बाहर से आई हुई बहू। अगर मुझे इस साजिश को खत्म करना था तो मुझे उन्हीं का खेल उन्हीं पर भारी करना होगा। मैं चुपचाप रसोई में वापस आ गई और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद सुमन रसोई में आई। उसके चेहरे पर बहुत ही मीठी और झूठी मुस्कान थी। उसके हाथों में स्टील का एक बड़ा सा गिलास था जो ऊपर तक ठंडाई से भरा हुआ था। भाभी, सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, ये लो थोड़ी ठंडाई पी लो, सुमन ने बहुत प्यार से कहा। मैंने गिलास की तरफ देखा। मुझे पता था कि इसमें वो जहर मिला है जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, पर मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैंने मुस्कुराकर गिलास पकड़ लिया। ला दे सुमन, सच में बहुत गर्मी लग रही है, मैंने कहा। सुमन मुझे देखने लगी कि मैं कब उसे पीती हूं। मैंने गिलास मुंह से लगाया, पर मैंने ठंडाई को गले के नीचे नहीं उतारा। मैंने बस एक घूंट मुंह में भरा और अचानक जोर से खांसने का नाटक किया। खांसते खांसते मैंने गिलास का आधा पानी अपने गले और साड़ी पर गिरा लिया और बाकी का पानी रसोई की नाली में उगल दिया। अरे राम, ये अचानक मेरे गले में क्या फंस गया? मैं जोर जोर से खांसते हुए बोली। सुमन थोड़ी निराश हुई कि मैंने पूरा गिलास नहीं पिया, पर उसे लगा कि मैंने जितना भी पिया है वो असर करने के लिए काफी है, क्योंकि भांग बहुत तेज थी। कोई बात नहीं भाभी, तुम बाहर आंगन में आओ, सब लोग रंग खेल रहे हैं। वो मुझे बाहर ले गई। अब मेरे नाटक का असली हिस्सा शुरू होने वाला था। आंगन में ढोल की तेज थाप बज रही थी। हवा में लाल, हरा और पीला गुलाल उड़ रहा था। मैं आंगन में खड़ी हो गई और 15-20 मिनट बाद मैंने अपना सिर पकड़ने का नाटक शुरू किया। मैंने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और अपने कदमों को लड़खड़ाने लगी। मैं ऐसे चलने लगी जैसे मुझे कुछ होश ना हो, मेरा शरीर भारी हो गया हो। सुमन दूर खड़ी मुझे देख रही थी। मेरी लड़खड़ाहट देखकर उसकी आंखों में जीत की चमक आ गई। उसने तुरंत आंगन के दूसरे कोने में खड़े बिल्लू को इशारा किया। बिल्लू की लाल और हवसी आंखें मुझ पर आकर टिक गईं। वो भीड़ को चीरता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। बिल्लू मेरे पास आया। उसके हाथ में गाढ़ा लाल रंग था। उसने अचानक अपने खुरदरे और भारी हाथ मेरी गर्दन पर रख दिए। उसके हाथों की वो गंदी छुअन महसूस होते ही मुझे उल्टी आने लगी, पर मुझे अपना नाटक जारी रखना था। मैंने विरोध करने के बजाय अपना सिर पीछे की तरफ लुढ़का दिया, जैसे भांग के नशे में मेरी गर्दन की ताकत खत्म हो गई हो। बिल्लू ने वो लाल रंग मेरी गर्दन से होते हुए मेरी छाती के ऊपरी हिस्से तक रगड़ दिया। उसकी उंगलियां जानबूझकर मेरी साड़ी को हटा रही थीं। गांव की भीड़ में किसी का ध्यान हम पर नहीं था, क्योंकि सब अपने हुड़दंग में मस्त थे। बिल्लू की सांसें बहुत भारी हो गई थीं। उसके मुंह से सस्ती शराब की बदबू आ रही थी। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, भाभी, आज तो तू बहुत ही नमकीन लग रही है। मेरी मुट्ठी कस गई। मेरा मन किया कि उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दूं, पर मैंने अपनी आंखें बंद रखी और एक नशे में धुत औरत की तरह हंसी। मेरी वो झूठी हंसी देखकर बिल्लू पूरी तरह पागल हो गया। उसे यकीन हो गया कि ठंडाई ने अपना काम कर दिया है और अब मैं पूरी तरह उसके काबू में हूं। तभी किसी ने पीछे से हम पर एक बाल्टी भरकर कीचड़ वाला पानी डाल दिया।
पानी की धार से मेरी सूती साड़ी मेरे शरीर से बिल्कुल चिपक गई। पानी की वजह से साड़ी का पल्लू कंधे से सरक कर मेरी बांह पर आ गिरा। बिल्लू की आंखें मेरे भीगे हुए शरीर पर किसी भूखे गिद्ध की तरह गड़ गईं। उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपना एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया। उसकी उंगलियां मेरी कमर की नंगी त्वचा को बहुत ही बेशर्मी से दबा रही थीं। मुझे हर एक सेकंड घिन आ रही थी। मेरा शरीर अंदर से कांप रहा था। बिल्लू ने मेरी कमर को कसकर पकड़ा और मुझे सहारा देने का नाटक करते हुए बोला, भाभी, तुम्हें नशा ज्यादा हो गया है, चलो मैं तुम्हें आराम करवा दूं। मैंने बिना कोई विरोध किए अपने शरीर का सारा वजन उस पर डाल दिया। वो मुझे आंगन की भीड़ से दूर घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ ले जाने लगा। पीछे का हिस्सा बिल्कुल सूना था, वहां कोई नहीं आता था। वहां एक बहुत पुराना गोदाम था जिसमें पहले अनाज रखा जाता था। गोदाम का लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। बिल्लू ने मुझे अंदर धकेला। अंदर बहुत ही घुप अंधेरा था। वहां सीलन और चूहों की अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जमीन पर जूट की पुरानी बोरियां बिछी हुई थी जिन पर धूल जमी थी। बिल्लू अंदर आया और उसने बाहर से आने वाली रोशनी को रोकते हुए भारी दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर ढोल की आवाजें अब बहुत धीमी सुनाई दे रही थीं। बिल्लू ने दरवाजे की लोहे की कुंडी अंदर से लगा दी। कुंडी के गिरने की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज गूंजी। अब इस कमरे में सिर्फ मैं और वो दरिंदा अकेले थे। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। अंधेरे में भी मैं उसकी आंखों की वो गंदी चमक देख सकती थी। मैं जानबूझकर लड़खड़ाते हुए उन सूखी बोरियों के ढेर पर गिर पड़ी। बोरियों की खुरदुरी सतह मेरी पीठ पर चुभ रही थी। मैंने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और जोर जोर से सांस लेने का नाटक करने लगी। बिल्लू धीरे धीरे चलकर मेरे पास आया। उसने सबसे पहले अपने गले का गमछा निकालकर एक तरफ फेंका। फिर उसने अपनी कीचड़ से सनी हुई कमीज के बटन खोलने शुरू किए। कमीज के हर बटन के खुलने के साथ मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। वो पूरी तरह हावी होने के लिए तैयार था। उसने मेरी साड़ी के पल्लू को पूरी तरह से नीचे खींच दिया। उसके पसीने से भरे हाथ अब मेरे ब्लाउज की तरफ बढ़ रहे थे। वो मेरे ऊपर झुक गया। मैं उसकी शराब और पसीने की बदबू को साफ महसूस कर सकती थी। उसे लग रहा था कि आज उसकी हवस की जीत होगी। उसे लग रहा था कि मैं एक बेजान पुतले की तरह उसका हर वार सह लूंगी। पर उसे नहीं पता था कि ये कोई नशे में धुत औरत नहीं है। दोस्तों, एक अकेली औरत जब अपनों की ही साजिश का शिकार होती है तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कभी कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि औरत को सिर्फ सहना नहीं बल्कि पलटवार करना भी आना चाहिए तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें। गोदाम का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा था। बिल्लू मेरे ऊपर झुका हुआ था और उसके गंदे हाथ मेरे ब्लाउज के हुक तक पहुंच चुके थे। उसे लगा था कि भांग के नशे में मेरा शरीर टूट चुका है और अब मैं कोई विरोध नहीं कर सकती। वो अपनी गंदी मुस्कान के साथ मुझे नोचने के लिए बिल्कुल तैयार था। पर तभी मैंने अपनी आधी बंद आंखों को अचानक पूरा खोल दिया। मेरी आंखों में न कोई नशा था न कोई डर। वहां सिर्फ एक खूंखार आग जल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने अपने घुटने को मोड़ा और पूरी ताकत से उसके पेट पर एक जोरदार लात मार दी। मेरा वार इतना अचानक और तेज था कि बिल्लू लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरा। वो सूखी बोरियों के ढेर पर पीठ के बल जा गिरा और दर्द से कराहने लगा। मैं एक झटके में जमीन से उठ खड़ी हुई। मैंने अपने बिखरे हुए पल्लू को खींचकर अपने कंधों पर लपेटा। बिल्लू पेट पकड़कर उठा। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों था। ये क्या बदतमीजी है रूपा? तूने तो भांग पी रखी थी।
वो हकलाते हुए बोला, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे अपने गंदे हाथों से छू भी सके बिल्लू। मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा। उसमें गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची। अब तो तू इस कमरे से बाहर तभी जाएगी जब मैं अपनी मर्जी पूरी कर लूंगा। वो जानवर की तरह फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगा, पर मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मैंने अपने साड़ी के पल्लू के नीचे छिपाया हुआ अपना स्मार्टफोन बाहर निकाल लिया। मैंने स्क्रीन को उसकी तरफ घुमाया। फोन की स्क्रीन पर वॉइस रिकॉर्डर चालू था और लाल रंग की बत्ती ब्लिंक कर रही थी। एक कदम भी और आगे बढ़ाया ना बिल्लू, तो ये रिकॉर्डिंग अभी के अभी पूरे गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। बिल्लू के कदम वहीं के वहीं रुक गए। वो उस लाल बत्ती को देखकर सुन्न पड़ गया। कैसी रिकॉर्डिंग? उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। वही रिकॉर्डिंग जिसमें आज सुबह तू और मेरी ननद सुमन छत पर मुझे फंसाने की बात कर रहे थे। मैंने एक तीर से सीधा उसके सीने पर वार किया था। तूने क्या सोचा था कि तुम दोनों मेरे खिलाफ जाल बिछाओगे और मुझे भनक भी नहीं लगेगी? सुमन की दी हुई भांग वाली ठंडाई तो मैंने रसोई की नाली में ही थूक दी थी। मैं तो यहां तक खुद चलकर आई हूं। ये सुनते ही बिल्लू की सारी हवस, सारी गर्मी एक पल में ठंडी हो गई। अक्सर जो लोग औरतों को कमजोर समझकर शिकार करते हैं, वो अंदर से सबसे बड़े कायर होते हैं। और बिल्लू तो वैसे भी एक शराबी और जुआरी था। उसका सारा घमंड टूटकर जमीन पर गिर गया। उसके पैर कांपने लगे। देख रूपा भाभी, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। वो अब गिड़गिड़ाने लगा था। मुझे तो सुमन ने कहा था ये सब करने को। मुझे पता है, मैंने अपनी आवाज को और कड़क करते हुए कहा। पर गांव वालों को तो यही लगेगा कि तूने एक अकेली औरत को गोदाम में खींचकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। और सरपंच के घर की बहू पर हाथ डालने की सजा क्या होती है, ये तो तू अच्छी तरह जानता है। पेट से बांधकर जब गांव वाले मारेंगे तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। बिल्लू अब पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दे भाभी, मुझे गांव वालों के सामने मत ले जाना, मैं मर जाऊंगा। मैं तुझे एक ही शर्त पर माफ करूंगी। मैंने अपने फोन का माइक उसके चेहरे के पास किया। बोल कि सुमन ने तुझे क्या लालच दिया था, उसने क्या प्लान बनाया था। सब कुछ सच सच बोल। डर के मारे बिल्लू ने एक सांस में सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। सुमन ने कहा था कि वो तुझे भांग पिलाएगी। उसने ही मुझे तुझे गोदाम में लाने को कहा था। वो चाहती थी कि वो बाहर से सरपंच और गांव वालों को लेकर आए ताकि तू रंगे हाथों पकड़ी जाए। वो तुझे बदनाम करके घर से निकालना चाहती है ताकि पूरी हवेली और जमीन उसके नाम हो जाए। और इसके बदले उसने मेरा जुए का सारा कर्जा माफ करने का वादा किया था। बिल्लू रोते हुए सब कुछ बोलता गया और मेरा फोन उसकी हर एक गंदी साजिश को रिकॉर्ड करता गया। मेरा काम हो चुका था। मेरे पास मेरे बेगुनाह होने का और उस नागिन सुमन का सबसे बड़ा सबूत था। तभी गोदाम के बाहर बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाजें आने लगी। बाहर से किसी ने गोदाम के लकड़ी के दरवाजे को जोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा तोड़ो, तोड़ दो इस दरवाजे को। बाहर से सुमन की चीखती हुई आवाज आई। मैंने बिल्लू की तरफ देखा। वो बुरी तरह डर कर एक कोने में दुबक गया था। मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग सेव की और फोन को वापस अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। मैंने अपने बाल थोड़े बिखेर लिए और अपने चेहरे पर एक डरी हुई औरत का भाव ले आई। धड़ाम! एक जोरदार धक्के के साथ गोदाम का पुराना दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। बाहर की तेज धूप गोदाम के अंधेरे में घुसी। दरवाजे पर गांव के सरपंच, मेरी सास के कुछ पुराने रिश्तेदार और गांव के 10 से 15 लोग खड़े थे। और सबसे आगे खड़ी थी मेरी ननद
सुमन। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी और जीत वाली मुस्कान थी। उसे लगा था कि वो मुझे यहाँ आधे नंगे और बेसुध हालत में पाएगी, पर जब उसने अंदर का नजारा देखा तो उसकी मुस्कान वहीं जम गई। मैं बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। मेरे कपड़े फटे हुए नहीं थे, बस कीचड़ से सने थे, और बिल्लू जो एक शेर बनकर अंदर आया था, वो एक चूहे की तरह कोने में कांप रहा था। सुमन को कुछ समझ नहीं आया कि प्लान कैसे पलट गया, पर उसने फौरन अपना नाटक शुरू कर दिया। वो छाती पीट पीट कर रोने लगी। हाय राम, देखो सरपंच जी, मेरी बात सच निकली ना। ये कुल्टा मेरे भैया के पीठ पीछे इस बिल्लू के साथ मुंह काला कर रही है। मेरे भैया तो सीधे हैं, पर ये औरत हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। गांव वाले मुझे बहुत ही गंदी और शक भरी नजरों से देखने लगे। कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी। शहर से आई है ना, इनके तो लक्षण ही ऐसे होते हैं। सरपंच आगे आए। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा था। ये क्या तमाशा है रूपा बहू? तुम इस आदमी के साथ इस अंधेरे गोदाम में क्या कर रही थी? मैंने अपने आंसुओं को बहने दिया, पर ये आंसू डर के नहीं, बल्कि मेरी चाल का हिस्सा थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, अच्छा हुआ आप आ गए। इस दरिंदे ने मुझे आंगन में ही खींच लिया था। मैं नशे में नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी आबरू बचा ली। ये सुनकर सुमन बौखला गई। उसे लगा बाजी उसके हाथ से फिसल रही है। झूठ बोल रही है ये। सरपंच जी, इसी का चक्कर था इसके साथ। इसने ही बिल्लू को अंदर बुलाया होगा। ये औरत इस घर में रहने लायक नहीं है। इसे अभी के अभी धक्के मारकर निकालो यहां से। सुमन मुझे घर से निकालने के लिए तड़प रही थी। उसका लालच उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सरपंच ने बिल्लू की तरफ देखा। क्यों रे बिल्लू, क्या सच है? बिल्लू कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो कभी मुझे देखता तो कभी सुमन को। अब मेरे असली वार का समय आ गया था। मैंने अपने आंसू पोंछे। मैं सीधी खड़ी हो गई। मेरे चेहरे से सारी बेबसी गायब हो गई और एक बहुत ही सख्त भाव आ गया। आप सच जानना चाहते हैं ना सरपंच जी? तो चलिए, मैं आपको सच सुनाती हूँ। मैंने अपने पल्लू से अपना फोन निकाला। पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। सुमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने फोन का वॉल्यूम सबसे तेज किया और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। गोदाम के सन्नाटे में बिल्लू की आवाज गूंजने लगी। सुमन ने कहा था कि वो तुझे भांग पिलाएगी। वो चाहती थी कि बाहर से सरपंच को लेकर आए ताकि तू बदनाम हो जाए। उसे हवेली और जमीन अपने नाम करवानी है। वो आवाज सुनते ही पूरे गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच के हाथों से लाठी छूट गई। भीड़ में खड़ी औरतें जो अभी तक मुझे गालियां दे रही थीं, वो सब अपना मुंह ढककर सुमन को देखने लगी। सुमन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से किसी ने सारा खून निकाल लिया हो। उसके पैर कांपने लगे और वो लड़खड़ा कर पीछे हटी। उसका रचा हुआ सारा गंदा खेल अब पूरे गांव के सामने नंगा हो चुका था। सरपंच गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर सुमन के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चटाक की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। सुमन जमीन पर गिर पड़ी। कलंकिनी, सरपंच दहाड़े। अपने ही भाई के घर को बर्बाद करने चली थी। एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनी भाभी की इज्जत नीलाम कर रही थी। फिर सरपंच ने अपने आदमियों को इशारा किया, इस बिल्लू को भी पकड़ लो। इसने हमारे गांव की बेटी पर हाथ डालने की कोशिश की है। भीड़ ने बिल्लू को कॉलर से पकड़कर घसीट लिया। वो रोता हुआ माफी मांग रहा था, पर अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। मैंने जमीन पर पड़ी सुमन की तरफ देखा। वो रो रही थी और अपने चेहरे को छिपा रही थी। मैं उसके पास गई और उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तूने मुझे कमजोर समझ लिया था ना सुमन? मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा। तुझे लगा कि मैं एक बेचारी औरत हूं जो रोती हुई घर से निकल जाएगी, पर तू ये भूल गई कि जो औरत घर को संभाल सकती है, वो घर को तोड़ने वालों को मिट्टी में भी मिला सकती है।
सरपंच ने मुझसे कहा, रूपा बहू, तुम जो सजा दोगी हम वही करेंगे। बोलो, क्या इन्हें पुलिस के हवाले कर दें? मैंने कुछ पल सोचा। पुलिस के पास जाने का मतलब था रोज की बदनामी और मेरे घर का तमाशा बनना। मेरे पति वैसे भी किसी काम के नहीं थे, तो घर की सारी बागडोर मुझे ही संभालनी थी। मैंने एक बहुत ही गहरी और चालाक चाल चली। मैंने कहा, नहीं सरपंच जी, बात घर की है, घर में ही रहने दे। सब लोग हैरान रह गए कि मैं इन्हें माफ क्यों कर रही हूं। मैंने सुमन के कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैं तुझे पुलिस के पास नहीं भेज रही हूं, पर याद रखना, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास हमेशा रहेगी। आज से इस हवेली की मालकिन सिर्फ मैं हूं, और तू आज से इस घर में एक नौकरानी की तरह रहेगी। अगर तूने कभी मेरी तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की, तो ये आवाज सीधा पुलिस थाने में गूंजेगी। सुमन ने डर के मारे सिर हिला दिया। वो जानती थी कि अब वो मेरी गुलाम बन चुकी है। बिल्लू को गांव वालों ने बहुत मारा और हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मैंने हवेली और खेतों का सारा काम अपने हाथों में ले लिया। मेरे शराबी पति को भी समझ आ गया कि अब इस घर में मेरी ही चलेगी। सुमन अब मेरे सामने नजरें झुकाकर चलती थी। जो मुझे घर से निकालना चाहती थी, वो अब मेरी जूठी थालियां उठाती थी। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। हमारे समाज में औरतों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि चुप रहो, सह लो, या रोते हुए अपने मायके चली जाओ। पर नहीं, जब आप पर कोई कीचड़ उछाले तो रोने से वो कीचड़ साफ नहीं होता। आपको खुद उस कीचड़ में उतरकर उन लोगों को वही दफनाना पड़ता है। अगर आपको मेरी ये हिम्मत और ये पलटवार पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था, तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असली कहानियां वही होती हैं जो आपको अंदर तक झकझोर दें। धन्यवाद।